मॉर्निंग और राम राम भाई सभी को। कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है तो टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे से पढ़ना, डरना मत। इस टाइम पे आपको लगेगा कि आप कम पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है। डरना मत, ये सबको लगता है एग्जाम टाइम पे, सबका दिमाग में यही चलता है कि मैंने कम पढ़ा है, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, कम तो नहीं पढ़ रहा, सब कुछ है, ठीक है। तो वो आप डरना मत, वो सब कॉमन चीज़ है, सबके साथ होती है वो ना। चला बैठ रहा है तो आपको आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी, लेकिन आपको एक चैप्टर है अपना अम्ल और क्षार, उसके नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको पता ही है। खुद थोड़े अलग क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी बेसिक सी किताबों में नहीं होंगे, एनसीईआरटी में तो है ही सब कुछ। जहाँ से भी पढ़ रहे हो कंटिन्यू पढ़ते रहना। टीचर बदलने की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे, और अपना बुक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो बुक तुम फॉलो कर रहे हो वही करते रहो। मेरे वीडियोज केवल आप इसलिए देखो कि एक्स्ट्रा में क्या सीख लोगे, उस हिसाब से अपना दिमाग को रेडी रखना, ठीक है। सब कुछ मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, और ये होगा भी नहीं, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। इसलिए तुम गला बैठ रहा है बहुत तगड़ा। इसलिए तुम ऐसे करना, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो ना उसको कंटिन्यू पढ़ते रहना, और देन मेरे वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पे। तो चैप्टर शुरू करते हैं, अम्ल और क्षार, जो आपका टॉपिक बेसिक्स है। लेकिन इसके कुछ अलग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, हर बेसिक की किताब में नहीं मिलेंगे, कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है तो ठीक ही है, वरना फिर नहीं है तो आप, मैं थोड़ा थोड़ा बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे पढ़ो। तो देख लीजिए, आपका टॉपिक आपको पता है यही है, अम्ल क्षार है लवण। आपको बेसिकली आप लोग ना पढ़ रहे होंगे किसी टीचर से, और आप उसी को फॉलो करते रहिए। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने नॉर्मली नहीं देखे होंगे किताबों में, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आमले स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सबको पता है, और ये क्षार कड़वे होते हैं, ये भी सबको पता है। आपको ये भी पता होगा कि आमले जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये लाल को नीला कर देते हैं, क्षार की बात कर रहा हूँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो आप नीचे वाली लाइन, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लिटमस पत्र को नीले को लाल अगर एसिड कर रहा है, मतलब अम्ल कर रहा है, लेकिन लिटमस पत्र का खुद का कलर क्या है, तो वो बैंगनी कलर का है, ठीक है। कोई पूछे ना कि मतलब अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लिटमस पत्र का खुद का रंग क्या है, तो जब उसमें अगर अम्ल किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा, वो क्षार के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा, देन उसका कलर क्या हो सकता है, तो बैंगनी कलर का होगा, ठीक है। ये इसमें ये कोई नहीं पूछेगा कि वो किससे बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन ये पूछ लेगा कि लिटमस पत्र का खुद का रंग क्या होता है, तो आप ये रट लो, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे एसिड के नेम है, मतलब क्षार और अम्ल दोनों, कुछ कुछ आएंगे, कुछ प्रबल अम्ल आएंगे, कुछ जो भी जितने भी आएंगे उनको सबको, आपको इतना तो मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपको इनका इसका मतलब पता होना चाहिए। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैं आपको निकाल के देता हूँ फटाफट। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसमें। ये क्वेश्चन पता नहीं अभी तक आया है या नहीं आया है, लेकिन ये अब आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, कि अम्ल की जब धातु के साथ में अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, रट लेना सो, ठीक है। अम्ल की धातु के साथ में जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अगर धातु की ना अगर क्षार के साथ भी अभिक्रिया होगी ना तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, कर लो। आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। आपको ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये उदासीनीकरण का है, ठीक है। उदासीनीकरण क्या होता है कि अम्ल और क्षारों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ बहुत हल्की चीज़ है, ये तो आपको पता होंगी, और जो आपको नहीं पता होगी ना वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। देखो देखो, अब इसमें एक लाइन है, ये पीतल व तांबा के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर पता है क्या है, क्योंकि वो ना तांबा और पीतल खट खट्टी जितनी भी चीज़ें होंगी उनके साथ में क्या अभिक्रिया करते हैं, और एक सल्ट पॉइजन सा बनता है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, देन इसलिए नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस निकालते हैं, तो H2 हाइड्रोजन गैस, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, ठीक है, अम्ल में हमेशा धनायन उपस्थित होगा, आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन धनायन अम्ल विलयन में उपस्थित होता ही होता है। यहाँ पे देखो नीचे एक लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो उसको ड्राई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। इसमें देखो, कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से निकाला जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा नमी युक्त वायु होगी तो उसको ड्राई करने के लिए, उसको सुखाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसी पाइप में कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं, देन वहाँ से वायु को निकाल देते हैं, तो वो पूरी नमी को सोख लेता है और ड्राई एयर आगे निकल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा, मतलब बार बार आप वीडियो तो देख सकते हो, लेकिन आप देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा को सुखाने के लिए, नमी युक्त हवा को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है।
इसमें देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल का उपयोग मतलब किस लिए किया जाता है। तो आपको पता है वो अम्ल व क्षार की मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता याद करने के लिए किया जाता है। इसमें पीएच जो लिखा होता है ना, इसमें पी का मतलब क्या है, तो क्या पता आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार इसको दिख लीजिए। पुषांश पी का मतलब होता है, ठीक है, इसका आप इसको रट लो। और इसकी वो क्या होता है, मतलब इसका परास क्या होता है, इसकी मतलब कितने से कितने तक का होता है अपना जो ये पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक का होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका रेंज होता है पीएच स्केल का, ठीक है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 से अगर नीचे जाओगे तो ये एसिड बन जाएगा, 7 से अगर आप जाओगे तो ये क्षार बन जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ये रट लो, ठीक है, 0 से 14 में लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, सामान्यतः शून्य अधिक अम्लीय होता है और 14 अधिक क्षारीय, तक 14 के आसपास जो भी रहेगा वो, ठीक है, तो एकदम 0 से 14 इसकी रेंज होती है, ठीक है। देखो इसमें एक लाइन यहाँ ये आ गई, उदासीन विलयन का मान कितना होगा, 7 पीएच वैल्यूज़ की, ये रट लो आप, ध्यान रखना। इसमें देखो एक लाइन इंपॉर्टेंट ये थी कि हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। ये आपके पास ये लाइन ना, इससे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7, 6, 5, नहीं सॉरी 7, 8, 9, 10, 11 और एक आएगा 5, तो इसका आंसर 5 आएगा, क्यों, उतना ही कम होगा, उस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस लाइन को देख लीजिए आप, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 ही, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और ये बता ही दिया, 7 से 14 तक बढ़ेगा तो क्षारीय की तरफ जाएगा, और 7 से 0 के बीच में रहेगा तो अम्लीय तरफ जाएगा, ठीक है। और ये है ही कि सबसे ज़्यादा पीएच वो एक पेपर पे याद किया था, पेपर का कलर मैंने आपको बता ही दिया था, जब तक उसमें अम्लीय क्षार नहीं डालेंगे देन वो बैंगनी कलर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो आप एक चीज़ बताओ आपको, इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू और इसका पीएच वैल्यू, ये सब हल्की हल्की चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है, आप देख लेना। ये अपना पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक की रेंज दे रखी है, आप देख लो इसमें। जो अपना इसमें शुद्ध जल होता है उसके पीएच वैल्यू इसमें दे रखी है 7। और किसी बुक में कुछ भी दे रखा हो उसको मानना ही मत, आप यही मानेगा एनसीईआरटी, ध्यान रखना। अपने खून जो रक्त होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू ये लिखी हुई है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू, ये मेरे एग्जाम में आया था 2017 जो 24 में हमारा हुआ था, इसमें नींबू का रस का पीएच वैल्यू पूछा था मुझसे, ठीक है। इसके अलावा जठर रस का पीएच वैल्यू आप ये रहा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू ये रहा, ये देख लो आप, ठीक है, आप बाद में आपको दिक्कत आएगी। इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू ये रहा। अब पता है आपसे कैसे पूछेगा इन चीज़ों को, आपको एक सीक्वेंस दे देगा कि इनको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ, देन वो एक एक का पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए जठर रस का पीएच वैल्यू सबसे कम होता है 1.2, नींबू से भी कम होता है। तो ये चीज़ आप इसको रट लो, समझ लो, कैसे भी आपको जैसा मन करे वैसे देख लो, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे, ये लाइन देखो आप, ह्यूमन बॉडी का जितना भी पार्ट होगा ना, ब्लड से लेके अगर मस्तिष्क में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इन सब का पीएच वैल्यू जो रहेगा ना, अपनी लार तो जितने भी पीएच वैल्यू रहेंगे, लार का भी इसी के आसपास आएगा वैसे, तो 7 से 7.8 के बीच में सबका पीएच वैल्यू, आप आपकी स्किन का टेस्ट करके देखो तो वो भी न्यूट्रल टेस्ट आएगा देन, ठीक है, वो 7 के आसपास सबका न्यूट्रल टेस्ट ही होता है, तो ब्लड भी इसी के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लड को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ब्लड का देखो, वैसे है ब्लड का यहीं पे देखो 7.4, ठीक है, ये रट लो, गलत नहीं करना है इसको अगर ये आ जाए तो। और अगर अगर वर्षा जल का पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो गया तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, तो जो बारिश का पानी आएगा उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाएगा देन उसको अम्लीय वर्षा कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा, आपको मैं अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़, इसको केवल आपको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है इसमें, ये आपको इसमें इस पूरे का एक ही मतलब जो है आपको मतलब समझा देता हूँ। इसमें क्या आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जब हमारा जो पेट होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, ठीक है, भोजन को पचाना वचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो हमारे पेट में बनती है एसिडिटी, जब गैस बनती है, पाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, ये देखिए वर्ड पढ़ लो, ये क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, एंटेसिड, ठीक है, एंटेसिड की बॉडी में नीड होती है जब हमारे गैस में बहुत ज़्यादा एसिड या पीएच वैल्यू गिर जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दुर्बल क्षार होता है जो पीएच की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता है, जब हमारे पेट में एसिडिटी बनता है तो इसकी वैल्यू को मतलब ये क्षार है वो अम्ल की वैल्यू बढ़ेगी तो क्षार इसको थोड़ा सा क्षारीय कर देगा, तो वो अपना पेट में जो गैस जलन जैसी महसूस होती है ना वो नहीं होगा, ठीक है। एंटेसिडिक, ये एंटे एसिड, इसको रट लो, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, कि हमारे पेट का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो हमको किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेट में जब पीएच वैल्यू, पाचन तंत्र बिगड़ता है तो ये एंटेसिड, ठीक है, आएगा आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो अगला,
अपने मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम होगा पीएच स्केल, तो दांतों में मतलब दांतों का जो अमीनल अमीनल अनेमल वाला पार्ट है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारे मुंह से जो बदबू आनी शुरू होती है ना आपको, वो यहीं से आनी शुरू होगी जब 5.5 से आपका वो पीएच स्केल कम होगा। ठीक है, में साथ में एक ये भी चीज़ है कि दांतों में जो अनेमल होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए, अभी पूछ भी सकता है कि अनेमल किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है, दांतों के ऊपर जो एनिमल पाया जाता है वो इस चीज़ का बना होता है। ये देख लो, इसको पढ़ लो, याद कर लेना भाई प्लीज़ मेरे कहने से, वरना आप रह जाओगे। और इससे अपने मुंह का पीएच वैल्यू जो अपने लार वार से मिलके बनता है, अगर वो उससे कम होगा देन आपको पता है मुंह में स्मेल आती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और इसमें क्या है, हाँ एक चीज़ ये अब इसमें अपनी ह्यूमन बॉडी में अपने इसका पीएच वैल्यू का मतलब समझ लिया। अब यहाँ समझ लो, ठीक है, अगर आपको मधुमक्खी डंक मारेगी तो आपको जलन महसूस होती है, तो वो भी एक उसके अंदर एसिड होता है, देन उसी लिए होती है। तो उसके लिए हम आपको क्या करना चाहिए, ये बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अम्ल का उपयोग करने से आराम मिलता है। ये आपको पूछ लेगा मधुमक्खी ने आपको डंक मार दी तो आपको किसका यूज़ करना चाहिए कि उसको जलन में थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, तो बेकिंग सोडा या दुर्बल अम्ल जैसे जो भी आपके पास दुर्बल अम्ल और क्षारक होंगे उनसे आप इनका यूज़ करके बना सकते हो। निटेल का डंक मार दिया तो अब निटेल के डंक में कौन सा अम्ल होता है देख लो, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, प्लीज़ इनको रट लो। नहीं रट पाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, आपको ये नेटेल क्या है ना, एक पेड़ होता है, ठीक है, पौधा जंगल अपने पहाड़ों में मिलता है, उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं रुए जैसे। आप चढ़ोगे और आपके वो लग गया ना कांटा तो आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, जैसे मधुमक्खी काट देती है ना वैसा। तो आप इसको रट लो प्लीज़, ठीक है, कैसे भी कर करके। देखो उसमें लिखा भी हुआ है, ये पेड़ है, ठीक है, पौधा है और ये जंगलों में उगता है, इसमें ये वाला अम्ल मिलता है, मिथेनोइक अम्ल। अब इसके अलावा आप ये सारणी देख लो पूरी। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा होता है, टार्टिक एसिड। टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दही दूध में कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। और क्या बोलते हैं इसमें, आप कभी कभी आप लोग बोलोगे कि चींटी के डंक में तो सर फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो दो तरीके की चींटी होती है, आप देख लेना, मेथनोइक अम्ल भी होता है, फार्मिक अम्ल भी होता है। इसका कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूँ, फार्मिक अम्ल शायद लाल चींटी के डंक में होता है। ठीक है, फार्मिक एसिड मैंने पढ़ा था, ये आपको बता, निडेल का डंक, मेथनोइक अम्ल, ये रट ली, ये इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये रट लेना। इसमें फार्मिक एसिड भी आ सकता है लाल चींटी का डंक अगर आएगा तो। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था। ऐसे भी ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर मिट्टी की अम्लता बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी चौक वगैरह, चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट होता ही है। तो ये थोड़े दुर्बल क्षार टाइप के सोर्स हैं, तो इनकी वजह से मिट्टी वापस थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनका उपयोग होता है। और क्या है, आप इनको रट लेना भाई, मैं देखो आपको टीचर टाइप नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बता दूंगा। और क्या है आपको बताने के लिए, ये आपको बता ही दिया। हाँ ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, NaCl, इसको बता देता हूँ मैं आपको। सोडियम क्लोराइड आपको पता नहीं, पता है कि नहीं है, पता होना चाहिए वैसे तो। सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब आप विद्युत प्रभावित करोगे तो उसके एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आता है कि सोडियम क्लोराइड के साथ अपन जल का अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लोरीन गैस इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन में कोई 3 4 गैस आए और एक क्लोरीन गैस आए तो देन क्लोरीन गैस आपको आंसर देना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ में जब विद्युत अपघटन होता है तो अपनी जो है क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और क्लोरीन गैस का ही उपयोग विरंजक चूर्ण के उपयोग में किया जाता है, उत्पादन में, उसको बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इसको। और इसका उपयोग मतलब विरंजक चूर्ण किस तरीके से बनता है, तो आप शुष्क मतलब बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस की क्रिया करती होती है, देन विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये भी एक लाइन बनेगी जो इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो पता क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें कि बुझा हुआ चूना से किस किस गैस से क्रिया की जाती है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो, तो क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन का इसमें जो है यूज़ होता है रिएक्टर के रूप में, तो उसमें विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ NCERT इंपॉर्टेंट है आपकी। NCERT को तो बहुत ढंग से पढ़ा करो आप। ठीक है, तो देखो अब विरंजक चूर्ण आपने पढ़ लिया, इसके यूज़ भी पढ़ लो। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, लीलेन वस्त्र उद्योग,
विरंजन के लिए, मतलब रंग उड़ाने के लिए, ठीक है। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाने के लिए। कागज़ की फैक्ट्री में काम आता है, ठीक है। लकड़ी, मज्जा एवं लाउंड्री को साफ़ करने के लिए, लाउंड्री मतलब इकट्ठे कपड़े, ठीक है। बहुत सारे कपड़े एक साथ साफ़ करते हैं, लाउंड्री को साफ़ करने में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका यूज़ होता है। दूसरा यूज़ इसका ये हो गया उपाचाय के रूप में, और पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल, सॉरी हाँ, विरंजक चूर्ण और क्लोरीन गैस कुछ भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। क्लोरीन गैस का भी उपयोग यही होता है, सॉरी, क्लोरीन गैस, ठीक है। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है कभी कभी जल को शुद्ध करने के लिए। और विरंजक चूर्ण आ जाएगा तो बेस्ट बेस्ट, क्योंकि विरंजक चूर्ण बनता ही क्लोरीन से है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया से। अगला आता है बेकिंग सोडा। ये आपको, ये सारी बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आ जाता है इसका, आपको वो रासायनिक नाम पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है भाई। लगता है कि खाने को जल्दी पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और फुलाने के लिए जो स्पंजी का वो होता है ना आपका बन, बर्गर का बन वगैरह होते हैं, वो सारा उसी से होते हैं। स्पंजी स्पंजी जो बनता है वो बेकिंग सोडा की वजह से होता है। इडली के अंदर भी जो इडली को फुलाने के लिए डालते हैं वो बेकिंग सोडा ही डालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप, ये आ भी सकता है। बाद में धोने का सोडा, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊँ याद करने की। H2O का मतलब पानी होता है, आपको पता है ना। तो H2O के सामने 10 लिखा हुआ दिखेगा आपको, NaCO3 के बाद 10 लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कपड़े धोने के लिए आपको 10 बाल्टी पानी का यूज़ करना है, तो H2O मतलब पानी, और इसके सामने आपको 10 लिखा हुआ दिखेगा पहले, इससे जस्ट पहले। तो वो धोने का सोडा का फॉर्मूला होगा, आप रट लेना इसका। सोडियम, इसका जो है अपना रासायनिक नाम भी आप इसको याद कर लेना इसका, और तो कुछ नहीं है इसमें बताने वाला, ठीक है। ये धोने का सोडियम मतलब इसका मेन फॉर्मूला ही है, आप इसको याद कर लेना। मैं आपको बता दिया इसको कैसे याद करना है आपको। इसके यूज जो हैं आप देख लो, धोने के सोडे का यूज क्या क्या होता है वो आप यहाँ देख लो। कागज़ और कांच फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है, और बोरेक्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ हो रहा है, और घरों की साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर देते हैं इसका, और जल की कठोरता को कम करने के लिए, सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। मतलब सॉफ्ट वाटर मतलब समझ रहे हो, आप पानी में अगर सर्फ डालोगे, डिटर्जेंट पाउडर, तो वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन जाता है, इसीलिए आपके कपड़े साफ़ होते हैं, और दाग धब्बे छूटते हैं ना, इसलिए छूटते हैं। वो एक चैप्टर आएगा आगे, पूरा बड़ा चैप्टर है इस पर, लेकिन आप फिर भी समझ जाओ इसको, ठीक है। फिर आएगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस, आपको पता है। हाँ, ये देख लो, जिप्सम को आप अपन, जब ये क्वेश्चन आ भी सकता है, जिप्सम को कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर जो है ये बनता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखना, केल्विन में आएगा ये, 373 केल्विन, ठीक है ना। इसको बताऊँ कैसे याद करना है आपको, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो इसको जला के ही तो मतलब प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है, जो प्लास्टर जो पैरों में करते हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती हैं जो डॉक्टर लगाते हैं वो सब ना। तो इसका देखो, आपको याद करने का फॉर्मूला बताऊँ, इसमें लिखा हुआ है H2O और हाफ लिखा हुआ है ये। तो कोई पानी होगा, उसको आप किसी टेम्परेचर पर गर्म करोगे, एक गिलास पानी घट के कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ H2O, आप इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। सकता है थोड़ा बहुत मैंने गलत बोल दिया उसमें, लेकिन ये क्लियर है कि जिप्सम को जब इतने टेम्परेचर पे हीट पे गर्म करेंगे, देन वो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, हाइड्रो ये ऐसा करके, ठीक है। और ये उसका सूत्र है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। गलत तो नहीं बोला, सही बोला है, आप इसको देख लो, बाकी है ना, यही फॉर्मूला इसका H2O, ये हाफ H2O, ठीक है, ये याद रखना आप तो, ठीक है। 1/2, एक गिलास पानी लिया, उसको इतने टेम्परेचर पर गर्म किया, देन वो आधा बच गया, तो इसलिए आपको ये याद भी हो जाएगा। मतलब सूख के पाउडर बन जाता है ना, तो वो उसी को यूज़ करते हैं फिर। तो ये देखो, ये CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा, ये आपको बहुत फेमस है ये। ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका यूज़ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कपड़े वपड़े धोने में, और जो बहुत मुश्किल मुश्किल धब्बे होते हैं ना, उनको छुड़ाने के लिए भी सी का यूज़ करता है। इसका जो मेन आंसर होगा ना, वो उस पदार्थ का नाम बताइए, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वो क्या बनाता है, देखो यहाँ पढ़ो इसको, बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद रखना इसको, CaCO2, सॉरी CaOOH2, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और फिर इसमें है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है। किस सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये ना बार बार आएंगे आपको, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। ये देखो यहाँ पे, स्थायी जल की कठोरता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धोने के सोडे का, ठीक है। देखो यही तो बोला है, कठोर दर्द को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किसी यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना, ओके। इसके अलावा आपको ये पता ही है, H+ जो आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और OH आयन देंगे वो क्षार होंगे। ध्यान रखना, रिवीजन करा रहा हूँ एक तरीके से, बाकी आपको हो ही गया। बाकी क्षार या अम्ल, कोई भी अगर धातु के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको ये पता ही है पहले से, मैंने बता दिया मतलब इसी वीडियो में। और जो pH स्केल होता है, उसका जो रेंज होता है वो 0 से 14 होता है। 7 इसका न्यूट्रल वैल्यू होता है,
7 न्यूट्रल वैल्यू होता है, 7 से कम जाएंगे तो एसिड बनेगा, 7 से अप जाएंगे तो क्षार बनेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा ये सब तो। और क्या है, और कुछ नहीं है ऐसा। ये रहा देखो, अभी इसमें के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसका लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो। कोई विलियन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू संभवतः क्या होगा। पहले तो ये देख लो ये है क्या, अम्ल है या क्षार है। तो ये क्षार है, इसका पीएच वैल्यू 10 होगा। ठीक है, जो लाल को नीला कर रहा है और नीले को लाल कर रहा है वो अम्ल होता है। ठीक है, पता ही है आपको। इस चीज़ का होगा, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ में एक गैस उत्पन्न करता है, तो वो पहली बात तो गैस कौन सी उत्पन्न करेगा देख लो। ठीक है, आपको आगे एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। तो विलियन कौन सा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक विलियन होगा। उसमें अगर आप अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करोगे तो CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल आ गया एग्जाम में, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं होता, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। इसने बोला कि NaOH 10 ml, HCl 8 ml के विलियन से हमको कुछ उदासीन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल विलियन मिलता है हमको। तो इसने बोला कि NaOH अगर 20 ml होगा तो HCl कितना लेके उसको वापस न्यूट्रल बना दे। तो NaOH आपको पता है दुर्बल अम्ल है, HCl आपको पता है एक एसिड है। ठीक है, तो इसमें इसका वैल्यू डबल करा है इन्होंने NaOH का। तो सेम चीज़ आप इस HCl का वैल्यू डबल कर दो, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसको बेसिक से तुम दिमाग लगाओगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे वैल्यू 20 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी तो डबल कर देगा। यहाँ पे आप इसको डबल करके देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो जो भी एंटी एसिड टाइप की चीज़ होगी, दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल क्षार होंगे, उनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और तो क्या है भाई, बस आज का। हाँ यहाँ ये रहा देखो, ताज़े दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के, फिर तुम परेशान होगे। बस ठीक है, यही है चैप्टर में, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ अलग निकलेगा या फिर मुझे थोड़ी इस वीडियो में कहीं भी मिस्टेक हुई उसके लिए आप सॉरी बोल दें, आपको पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे बना दूंगा। फिर अब लंबे लंबे वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए, एक एक दिन में 3 4 चैप्टर उठाऊंगा। ठीक है, एक साथ, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं हो। ध्यान रखना, अगले वीडियो में मिलते हैं भाई।